ओके जी, तो अब हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि क्रोनिक सेपरेटिव टाइटस मीडिया, इसको हम शॉर्ट में CSOM भी कह रहे होंगे। ठीक है, नाम से बचा रहा है कि क्रोनिक इन नेचर है, मतलब 6 महीने के ज़्यादा की हिस्ट्री होगी, 6 महीने से कम की हिस्ट्री होगी, इसको हम कह रहे थे एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करेगा तो हम कहेंगे क्रोनिक है। और सेपरेटिव है, मतलब पस प्रोड्यूसिंग है, कोई पायोजेनिक बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और उसके बाद ओटाइटस मीडिया है, मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफ मिडल ईयर है। मिडल ईयर भी नहीं आपने कहना है, स्पेसिफिकली कहना है मिडल ईयर क्लेफ्ट। ठीक है, इसके अंदर हमारा मिडल ईयर भी आ रहा होता है, स्टेशन ट्यूब भी आ रही होती है, एडिटर सेंट्रम और मस्टर्ड एयर सेल्स भी आ रहे होते हैं। और इसके अंदर देखा गया कि परमानेंट परफोरेशन बन रही होती है। सबसे पहले परमानेंट परफोरेशन बनेगी आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, तो फिर ही हमारा एयर डिस्चार्ज हो रहा होगा, मतलब अंदर अगर पस बन रही है, ठीक है, अंदर पस बन रही है, तो वही हमारी फिर परफोरेशन से बाहर आ रही होगी। तो आप लोग समझ लोगे जो परमानेंट परफोरेशन होती है ना, वो क्या होती है। आपको पता है अक्सर किसी का हम जब एक्यूट केसेस पढ़े थे तो तब भी तो हमारी परफोरेशन हो रही थी ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो परमानेंट में क्यों कन्वर्ट हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाती है और अपने आप को ठीक कर लेती है दोबारा से। लेकिन परमानेंट परफोरेशन क्या होती है? परमानेंट परफोरेशन ये होगी, आप लोग समझो कि हमारी मिडल स्किन है, जो एक्सटर्नल डीटी कनाल की स्किन है, अंदर से हमारा मिकोजा है, ठीक है, सेंटर में हमारा फाइबर्स पाई जा रही है। मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, परमानेंट परफोरेशन तब होगी जब हमारी स्किन जो आ रही है, ठीक है, स्किन आती आती और पीछे से मिकोजा आता था, ये आपस में फ्यूज़ कर दें, सेंटर में से हमारे ना फिब्रस लेयर रहे और ये एक परफोरेशन, परमानेंट परफोरेशन हो जाए। इसको हम कहेंगे अब ये हीलिंग नहीं होगी, परमानेंट परफोरेशन हो चुकी है, ये हमारा मिकोजा और स्किन आपस में ज्वाइन हो चुके हुए हैं, अब फाइबर्स आपस में नहीं मिल पाएंगे, तो इसको हम कहेंगे परमानेंट परफोरेशन। और एयर डिस्चार्ज इसके अंदर से निकल के हमारा कान से बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद एपिडेमियोलॉजी क्या होगी? एपिडेमियोलॉजी सिंपल, आपको पता है इन्फेक्शन है, तो कुछ जो मतलब पुअर हाइजीनिक के लोग होंगे, या फिर जिनका सोशो इकोनॉमिक अच्छा नहीं होगा, या फिर जिनकी हेल्थ एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है। और ये तकरीबन मेल फीमेल दोनों में कॉमन है और किसी भी एज ग्रुप में देखा गया है, और बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखा गया रूरल एरियाज़ में, मतलब गाँव के इलाकों में। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ CSOM कर लेते हैं हम। 2 तरह की टाइप पाई जाएंगी, एक होगा ट्यूबोटिम्पैनिक, ठीक है, और एक होगा एटिको एंटल, जो कि डेंजरस है, ये थोड़ी सी मतलब सेफ है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये पढ़ेंगे एटिको एंटल। अभी हम शुरू करते हैं ट्यूबोटिम्पैनिक। ट्यूबोटिम्पैनिक में क्या हो रहा होगा? एक तो हम सेफ कह रहे हैं या फिर बिनाइन कह रहे हैं। सेफ और बिनाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ना हमारी सेंट्रल परफोरेशन बनेगी। अगर ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, तो सेंटर में परफोरेशन बन रही होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को कोलेस्टिटोमा लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर परफोरेशन साइडों पे हो रही होगी, कॉर्नर्स पे हो रही होगी, मार्जिन पे हो रही होगी, तो तब कोलेस्टिटोमा बनेगा। सेंटर के अंदर अगर परफोरेशन होगी तो कोलेस्टिटोमा नहीं बनेगा। एटिको एंटल टाइप के अंदर हमारा जो परफोरेशन होगी ना, वो मार्जिनल होगी, कॉर्नर्स पे होगी परफोरेशन, उसके बाद कोलेस्टिटोमा बनेगा, फिर कॉम्प्लिकेशन आएंगी। ठीक है, इस वजह से उसको हम डेंजरस कह रहे होंगे, लेकिन ये सेफ और बिनाइन है क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल परफोरेशन बन रही होगी। और ये हमारे एंटीरो इन्फीरियर मिडिल एयर क्राफ्ट को इन्वॉल्व कर रही होगी। एंटीरियर इन्फीरियर मिडिल एयर क्राफ्ट क्या होता है कि ये अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो ना, सिंपली ये वाली, तो नीचे वाले पोर्शन को आपने कह देना कि हमारा एंटीरियर इन्फीरियर मिडिल एयर क्लेफ्ट है, और ऊपर जितना बचेगा हमारा सारा वो होगा पोस्टीरियर सुपीरियर मिडिल एयर क्लेफ्ट। ठीक है, इसको हमारा इन्वॉल्व करेगा एटिको एंटल टाइप, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा एंटीरियर इन्फीरियर होगा उसको इन्वॉल्व करेगा हमारा ट्यूबोटिम्पैनिक। ठीक है, ट्यूबोटिम्पैनिक ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारा एंटीरियर इन्फीरियर एंड है उसके अंदर हमारा आ रहा है हाइपोटिम्पैनम आ रहा है, मीजोटिम्पैनम आ रहा है और स्टेशन ट्यूब आ रही है। ये 3 स्ट्रक्चर्स आ रहे होंगे, इनके ही मसले मसाइल देखने को मिलेंगे हमें किस टाइप के अंदर? ट्यूबोटिम्पैनिक के टाइप के अंदर। और फिर सेंट्रल परफोरेशन होगी, वो आपको बता चुका हूँ कि सेंटर में परफोरेशन देखने को मिलेगी हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसकी कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पोर बन रहा है, वो बानी सेंटर में रहा है। ठीक है, साइडों पे नहीं बन रहा, हमारा आगे कोई कोलेस्टिटोमा नहीं बना। कोलेस्टिटोमा बनेगा तो हमारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी ना। तो एटियोलॉजी देख लेते हैं कि कोज क्या होगा। मोस्टली देखा गया चिल्ड्रंस के अंदर, क्योंकि आपको पता है चिल्ड्रन की इम्यूनिटी भी वीक होती है और उनका हाइजीन भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 कौन से मेन कॉजेज होंगे। सबसे पहला जो कॉज होगा वो होगा सिक्वेले ऑफ एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट था एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया का, उसने एंटीबायोटिक ली नहीं, या फिर एंटीबायोटिक ली तो उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया, तो उसको कंडीशन आ जाएगी एक्जेंथीमेटस फीवर की। ठीक है, जिसके अंदर उसको हल्का फुल्का फीवर चढ़ रहा होगा, बुखार चढ़ रहा होगा, कभी उतर रहा होगा, लेकिन एक्जेंथीमेटस साथ कंडीशन जा रही होगी, मतलब उसकी टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो हो रही होगी। और टिश्यू डिस्ट्रक्शन कौन सी होगी? हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही टूट रही होगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टूटेगी, जुड़ेगी, टूटेगी, टूटेगी, जुड़ेगी, और एक परमानेंट परफोरेशन होगी एट द एंड। ठीक है, सेंट्रल लार्ज परफोरेशन देखने को मिलेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि ट्यूबोटिम्पैनिक की तरफ केस चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोज है ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ CSOM का।
नेक्स्ट कोज पढ़ते हैं। दूसरा कोज होगा हमारा असेंडिंग इन्फेक्शन होंगे विया स्टेशन ट्यूब। आपको पता है अगर हमारे नेजोफेरिंक्स के अंदर कोई टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन चल रहा है, एडिनोइड्स का इन्फेक्शन चल रहा है, साइनस का इन्फेक्शन चल रहा है, जो क्रोनिक इन नेचर होंगे, ठीक है, क्रोनिक इन नेचर होंगे, वो साथ साथ में हमारे नीचे टॉन्सिल्स का भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, एडिनोइड्स के इन्फेक्शन हो रहे हैं, वहाँ से ही हमारे स्टेशन ट्यूब से जाके हमारे मिडिल ईयर इन्फेक्शन कर रहे हैं। क्रोनिक इन नेचर होंगे, नीचे भी क्रोनिसिटी चल रही है, ऊपर भी क्रोनिसिटी चल रही है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा की हिस्ट्री है, इन्फेक्शन होता रहता है। फिर रिकरेंट ओटोटोरिया हो रहा है, कभी कान में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, कभी नहीं निकलता, कभी निकलना शुरू हो जाता है। एक तरह की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होगी। साथ में ये भी फिर हमारे मिडल ईयर का परफोरेशन करेगा और वही हमारी ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप की तरफ चले जाएगा केस, ठीक है। उसके बाद हमारी एलर्जी भी ये कॉज कर सकती है। एलर्जी क्यों कॉज करेगी? आपको पता है अक्सर कहा जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो तो जो हमारा म्यूकोजा होता है बॉडी के अंदर, ओवरऑल म्यूकोजा होता है, वो हाइपर सिक्रेटिव हो जाता है, वो सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा रिलीज करने शुरू कर देता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई एलर्जन है, मिल्क है या कोई एग है या कोई फिश है, ठीक है, वो पेशेंट खाएगा तो उसके बाद जो उसका म्यूकोजा है वो हाइपर सिक्रेशन शुरू कर देगा। आपको पता है मिडिल ईयर के अंदर भी म्यूकोजा ही हमारा, वो भी सिक्रेशन शुरू करेगा, अंदर म्यूकस वगैरह रिलीज हुआ है, उसके ऊपर कोई सुपरसेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को तोड़ेगा सेंटर में से और हमारा केस इसकी तरफ चलेगा। आपको पता है अगर ये कंडीशन ही एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी का ये भी क्रोनिक की तरफ चले जाएगा ना। पेशेंट अगर एहतियात नहीं करता उस फूड से तो खाता रहता है, ये कभी छोड़ता है, कभी खा लेता है, कभी छोड़ता है, कभी खा लेता है, तो हमारा आपको पता है मिडिल ईयर है ही एक तरह का सारा एयर से भरा हुआ है। अगर उसके अंदर पानी आ जाएगा ना तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के होने के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उनके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, तो कंडीशन चली जाती है हमारी ट्यूबर टिम्पैनिक की तरफ। ये लेस कॉमन है, ज़्यादा कॉमन हमारा पहले वाला ही है जो स्क्वेली ऑफ एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, ठीक है। इसके अंदर भी परसिस्टेंट ओटोटोरिया होगा, मतलब कान से पानी निकल रहा होगा, अक्सर औकात परसिस्टेंट होगा। आप लोग ये समझ लो कि जो हमारा, आपको मैंने जब कोलेस्ट्रोमा पढ़ाया था मैंने आपको बताया था जो हमारा मिडिल ईयर है, मिसाल के तौर पर अगर हमारा मिडिल ईयर है तो उसके अंदर हमारा 3 तरह का एपिथेलियम पाया जा रहा था। जो इंटीरियर इन्फीरियर एंड पे था हमारा कोलमनर सिलिएटेड था, मैं आप लोगों को पढ़ाया था तब। सेंटर में हमारा छोटे छोटे क्यूबिडल सेल्स पाए जा रहे थे और ऊपर वाली साइड पे हमारे स्केमस सेल्स पाए जा रहे थे, जिसको हम पेवमेंट सेल्स भी कह रहे थे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी, जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं ना हमारे, वो हमारा म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर हमारी अब देखो म्यूकस, आपको बताया कि एलर्जी है, म्यूकस ने अब हाइपर सिक्रेशन करनी है, तो इस एरिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना हमारा एंटीरियर इन्फीरियर एंड में, आपको बताया यहाँ से हमारी स्टेशन ट्यूब निकल रही है, ठीक है। तो इसी एरिया का जो हमारा सिलिएटेड कोलमनर सेल्स है ये बहुत ज़्यादा सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और हमारा ऊपर वाला एरिया होता तो उसके अंदर इतनी सिक्रेशन नहीं बननी थी, क्योंकि वो सेल इतनी सिक्रेशन नहीं बनाते जो हम कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये ज़्यादा सिक्रेशन बनाते हैं। ये सिक्रेशन बनाएंगे, अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी से सिक्रेशन बनेगी, पूरा का पूरा मिडल ईयर भर जाएगा, ऊपर सुपरसेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, हमारे सामने जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो टूटेगी, परफोरेशन होगी, परमानेंट परफोरेशन होगी और हमारा केस चला जाएगा ट्यूबर टिम्पैनिक के अंदर। बस आप लोग ईजिली एक चीज़ याद रख लो कि जो हमारे नीचे कोलमनर सिलिएटेड सेल्स हैं ना वो हाइपर सिक्रेटिव होते हैं, उन्होंने सिक्रेशन ज़्यादा बनानी होती है क्योंकि सीलिया मूव करता है और वो उन्होंने हर चीज़ को रिमूव करना होता है हमारा स्टेशन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो सिक्रेशन बहुत कम बनाते हैं, तो वो जब हमारी एडिक्वेंट टाइप पढ़ेंगे ना आपको तो उसके में स्कैंटी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको डिफ्यूज डिस्चार्ज देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन बन रही है, ठीक है। उसके बाद पैथोलॉजी देख लेते हैं जो हमारा ट्यूबर टिम्पैनिक की है। एक तो पैथोलॉजी होगी ये लिमिटेड होगी म्यूकोजा तक, मतलब इसके अंदर कोलेस्टिटोमा नहीं बन रहा होगा। कोलेस्टिटोमा बनेगा तो आपको पता है हमारा केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब स्किन वगैरह इन्वॉल्व हो। इसके अंदर सिर्फ म्यूकोजा इन्वॉल्व हो जाता है, म्यूकोजा की ही हद तक डिसऑर्डर चल रहा होता है, ठीक है। मतलब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है और वो आपको पता है साथ साथ हीलिंग भी चल रही होती है, साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी चल रही होती है। हीलिंग डिपेंड करती है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, डिस्ट्रक्शन डिपेंड करती है कि कितना विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये दोनों बाय हैंड चल रहे होते हैं और एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे होते हैं। तो एट द एंड अगर हमारा जो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परमानेंटली परफोरेट हो जाएगी और हमें मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। बात क्या याद रखने वाली कि म्यूकोजा की हद तक महदूद है, म्यूकोजा ही हमारा डिस्ट्रक्ट हो रहा होगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। परफोरेशन ऑफ पार्स टेंसा देखने को मिलेगी, मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंट्रल परफोरेशन होगी। अब इसकी भी 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं जो आप मिसाल के तौर पर समझ लो कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, सेंटर में हमारा हैंडल ऑफ मैलियस है। अगर इसकी एंटीरियर साइड पे परफोरेशन बनेगी इसको हम कहेंगे एंटीरियर सेंट्रल परफोरेशन, पोस्टीरियर साइड पे बनेगी पोस्टीरियर सेंट्रल परफोरेशन, अगर उसके इन्फीरियर साइड पे बनेगी इसको हम कहेंगे इन्फीरियर सेंट्रल परफोरेशन, ठीक है। फिर एक होगी सब टोटल सेंट्रल परफोरेशन जो कि इस तरह इन्वॉल्व करेगी हमारे एरिया को, ठीक है। मतलब उसके अंदर हमारा जो साइडों पे एनुलस है ना, ये वाला एनुलस भी ठीक होगा, कुछ ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी ठीक होगी, लेकिन सब टोटल मतलब टोटल ही नहीं, सब टोटल को इन्वॉल्व कर रही होगी, इसको हम कहेंगे सब टोटल परफोरेशन ऑफ पार्स टेंसा। उसके बाद जब हम मिडल ईयर म्यूकोजा को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मतलब आपको पता है सेंट्रल में परफोरेशन हुई है, परफोरेशन से हम अंदर जाके म्यूकोजा को देखते हैं
तो इनएक्टिव स्टेज होगी जब, मतलब कि जब हमारी हीलिंग चल रही है, जब हम पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी चल रही है तो हमें मिकोजा नॉर्मल नज़र आ रहा होगा। लेकिन जब एक्टिव स्टेज होगी तो हमें ऑडिमेटस नज़र आएगा मिकोजा, मतलब उसके अंदर अडीमा भरा हुआ है, पानी पानी निकल रहा है, ठीक है, आपको पता है हाइपरसिक्रेटिव हुआ है, और साथ में जब हम देखेंगे तो रेड वेलवेटी मिकोजा नज़र आएगा हमें अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें पॉलिप्स भी देखने को मिल सकते हैं। पॉलिप्स किसके बन रहे होंगे, हमारे मिकोजा के ही बन रहे हैं, मिकोजा का ही डिसऑर्डर चल रहा है, ठीक है। सिंपली ऑडिमेटस होगा, मतलब उसके अंदर पानी भरा हुआ है, डीमा हुआ है और इन्फ्लेम्ड मिकोजा है। आपको पता है अगर ये मिकोजा के सेल्स थे, ठीक है, अगर इनकी इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक तरह का ना पॉलिप सा बना लेंगे, ठीक है। जो पॉलिप होगा ना वो पॉलिप हमारे परफोरेशन से निकल के बाहर आ जाएगा। अब समझते हैं कि परफोरेशन निकल के ऐसे बाहर आएगा। ये मिसाल के तौर पे हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, सेंटर में परमानेंट परफोरेशन हुई है, ठीक है। ये अब अगर यहाँ का मिकोजा इन्वॉल्व हो रहा है, आपको पता नहीं ये वाला मिकोजा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, बनता जाएगा बनता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर आ जाएगा। तो हमें बाहर से कान से ये मिकोजा नज़र आ रहा होगा कि हमारे कान में बाहर आया हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से गुजर के, ठीक है। उसके बाद ऑसिकुलर चेन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। मोस्टली तो देखा गया कि ऑसिकुलर चेन बिल्कुल ठीक होती हैं। कभी कभी होता है कि जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस है ना उसकी थोड़ी बहुत नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। आपको पता है अगर अंदर पानी पानी रह रहा है तो थोड़ी बहुत नेक्रोसिस भी हो ही जाएगी बोन की। उसके बाद टिम्पैनोस्क्लेरोसिस भी इस केस के अंदर हो जाती है। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस क्या होती है, मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी कि सबसे पहले हमारी कनेक्टिव टिश्यू की हायालाइनेशन होगी, मतलब हायालिन कोलेजन डिपॉजिट होगा। हायालिन जो कोलेजन है वो बहुत स्टिफ कोलेजन है, ठीक है, वो हमारे स्ट्रक्चर को स्टिफ कर देता है, हमारी हेयरिंग की कंप्लाइंस डिक्रीज हो जाती है। अगर कनेक्टिव टिश्यू ही मतलब सख्त हो जाएगा तो उसकी कंप्लाइंस डिक्रीज होगी, हमारी हेयरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव हेयरिंग टाइप ऑफ लॉस होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं पहले हाइलाइनाइजेशन हो रही है, ठीक है, उसके बाद हमारी होगी पोस्ट कैल्सिफिकेशन। पहले हाइलाइनाइजेशन हुई, उसके बाद कैल्सिफिकेशन हुई, तो हमें एक वाइट चाकी अपीयरेंस देखने को मिलेगी अंदर कान के अंदर। वो किस किस स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करेगी, कौन से कनेक्टिव टिश्यू को इन्वॉल्व करेगी। एक तो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर फाइबर्स पाए जा रहे हैं, आपको फिब्रस लेयर है, सेंडोपस स्किन है, फिर मिकोजा है। एक तो हमारी फिब्रस लेयर को इन्वॉल्व कर रही होगी, फिब्रस हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सख्त हो जाएगी। दूसरा फिर वो हमारे जो बोन्स के दरमियान जॉइंट्स हैं, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है, कार्टिलेज उस जॉइंट्स के कार्टिलेज को इन्वॉल्व करेगी, टेंडन को इन्वॉल्व करेगी, प्रोमोन्ट्री को इन्वॉल्व करेगी, ओवल विंडो को इन्वॉल्व करेगी, राउंड विंडो को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते 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 हर चीज़ को सख्त करती जाएगी तो हमें हेयरिंग के मसले आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फिब्रोसिस और एडिशन भी एक चीज़ होती है। फिब्रोसिस और एडिशन क्या है, जब हमारा हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, जब हमारी बॉडी हील कर रही है, ठीक है, मतलब कि अब जो विरुलेंसी वो डिक्रीज हुई, ऑर्गेनिज्म का हीलिंग हो रही है, फिर फाइबर्स आके हीलिंग करने की कोशिश करेंगे। फाइबर्स भी एक तरह का हार्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। हो सकता है हमारी स्टेशन ट्यूब की हीलिंग करते करते स्टेशन ट्यूब को अंदर से बंद कर दें, ठीक है, या फिर जो ऑसिकल्स के दरमियान जो हमारी ऑसिकल्स हैं मेलिसिंगस स्टेपिस के अंदर जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान अगर इसे फिब्रोसिस कर दी, फाइबर डिपॉजिट कर दिए तो उनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो फिर हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आ जाएगा। ये दोनों स्टेजेस हैं, ये दोनों स्टेजेस एक तरह ही वर्क कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने स्ट्रक्चर को स्टिफ करना है तो हमारी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जानी, हमारी कंप्लाइंस डिक्रीज हो जानी स्ट्रक्चर की। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी देख लेते हैं, मतलब कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे जो CSOM कर रहे होंगे। ये ही बैक्टीरिया होंगे जो दोनों टाइप का कर रहे होंगे, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं कि एक टाइप का हो रहा होगा, दोनों टाइप्स में यही बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे। वो भी दो तरह के पाए जाएंगे, एक एरोबिक भी होंगे और एनारोबिक भी होंगे। एरोबिक में आ जाएगा सुडोमोनास रेजिनोसा, फिर प्रोटिस आ जाएगा, इकोलाई आ जाएगा और स्टेफिलोकोकस ऑरियस आ जाएगा। और उसके बाद एनारोब्स में बैक्टीरियोइड फ्लैगेलिस आ जाएगा, फिर आ जाएगा एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। फिर बुक में ना एक अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की गई है, वो हम जब एटिकोएंडर टाइप पढ़ लेंगे ना तभी हम करेंगे, तभी समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट कर लेते हैं ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप का।